इंटरमोलेकुलर हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। 1930 में स्टूडेंट्स फ्रिट्ज लैंडन जर्मन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इन फोर्सेस को एज इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्टडी किया और इसके ऑनर में हम इसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स हम इसको एक और नाम से भी बुला सकते हैं, दैट इज शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये आगे जाके हम लेक्चर में देखेंगे कि हम इन्हें क्यों शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। द फोर्स ऑफ द मोमेंटरी force of attraction present between instantaneous dipole and induced dipole is called instantaneous dipole induced dipole forces, और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में LDF भी कहते हैं, दैट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। किनके दरमियान है अट्रैक्शन? इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। अब इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है? डायपोल का तो मतलब हमने देख लिया था, दैट इज डाई मीन्स टू, पोल मीन्स एंड। ठीक है, ये कौन से एंड थे? दे आर पार्शली चार्ज एंड्स। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है लम्हा। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर एक लम्हे के लिए डायपोल इंट्रोड्यूस हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस डायपोल। इसी तरह से इंड्यूस्ड डायपोल क्या है? मॉलिक्यूल्स के मोशन के दौरान ये इंस्टेंटेनियस डायपोल एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल इंट्रोड्यूस करवा दे या डायपोल इंड्यूस करवा दे तो हम उसे क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड डायपोल। ये हमने लास्ट लेक्चर में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस में भी डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आप किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्सफुली डायपोल इंड्यूस करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूस डायपोल। इसका मतलब है कि जिसके अंदर कुछ लम्हे के लिए डायपोल इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी ऑलरेडी डायपोल नहीं हुआ, तो जिन मॉलिक्यूल्स में डायपोल नहीं होता हम उन्हें क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इट्स मीन कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ये इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ऑपरेट करेगी? बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसको हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। इफ आई टेक हीलियम एटम्स इन अ कंटेनर, हम स्टडी करते हैं कि हीलियम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है और कैसे डेवलप होगी। मैंने कहा हीलियम एटम्स, हीलियम इज अ नोबल गैस एंड इट इज नॉन पोलर। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि हमने कहा था कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहां पर मैं हीलियम
एटम्स की बात कर रही हूं, तो एटम्स के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे डेवलप हो सकती है? अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में आपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज द स्पीशीज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो हीलियम नोबल गैस है, इट डज नॉट रिएक्ट, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो हम इसे मॉलिक्यूल भी कंसिडर करते हैं। तो हीलियम के एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हम उसे इंटरमोलेकुलर फोर्स ही कहेंगे, हम उसे इंट्रामोलेकुलर नहीं कहेंगे, क्योंकि हीलियम के एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो एज अ मॉलिक्यूल एक्ट कर रहे हैं। जी, एक गैस जार में मैंने हीलियम के एटम्स लिए। अब आपको पता है कि गैस है तो इनकी मोशन बहुत ज्यादा रैंडम और फास्ट होगी। जब एक हीलियम का एटम कोलाइड करता हुआ दूसरे हीलियम एटम के पास आता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। जी, एक हीलियम का एटम मूव करता हुआ दूसरे हीलियम के एटम के पास आता है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपल्शन से क्या होगा कि हीलियम के इस एटम में डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी। डिस्टॉर्शन से क्या होगा? अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। जब अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगी तो क्या बन जाएगा? डाइपोल। एक पोल पार्शियल पॉजिटिव, एक पोल पार्शियल नेगेटिव। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां पर कम है दैट इज द पार्शियल पॉजिटिव एंड। इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है, दोबारा से देखें। हीलियम एटम्स आपस में मूव करते हुए एक दूसरे के जब करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रोड्यूस हो गया या डेवलप हो गया। अब इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल के पास से जब एक और हीलियम एटम गुजरेगा तो क्या होगा? ये जो इसका चार्ज पोल है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस करवा देगा। हम सेम कलर यूज कर लेते हैं। जी, ये वो हीलियम का एटम है जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से डाइपोल इंड्यूस हुआ, तो हम इसे क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड दिस वन वाज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। आप इनके पोल्स की तरफ देखें, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जो है वो नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल ऑफ अदर, या फिर आप कह लें कि इंड्यूस्ड डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? दिस अट्रैक्शन इज नोन एज LDF, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, यहां पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या कहा? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। स्टूडेंट्स, ये जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी ये गायब भी हो जाती है। अगर मैं आपको इसको मेजर करके बताऊं तो ये 1 सेकंड का 10 खरब हिस्सा होता है जिसके अंदर ये इंड्यूस होती है, जिसके अंदर ये बनती है, LDF अट्रैक्शन अपीयर होती हैं और उसी वक्त ही ये डिसअपीयर भी हो जाती हैं। एक गैस जार में एक ये अगर मैं कहूँ इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान LDF क्रिएट हुई तो उसी वक्त वैनिश होगी, और फिर कहीं और जो है LDF दोबारा से क्रिएट हुई और वहां पर वैनिश होगी। ये इतनी शॉर्ट टर्म के लिए, अगर मैं ये चीज आपको यहाँ पर लिख दूं,
1 सेकेंड का 10⁻⁻10 पार्ट है, 10 खरब हिस्सा। इतना शॉर्ट टाइम पीरियड है इसका, इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहते हैं। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखते हैं कि हमने इस डेफिनेशन और इस एक्सप्लेनेशन से क्या सीखा। सबसे पहले दैट इज द शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, जैसे वो मूव करेंगे दोबारा से यूनिफॉर्म सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है, दोबारा से वो सिमेट्रिकल हो जाएंगे, तो क्या होगा, एलडीएफ जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, और इसी तरह से दोबारा से कोलिजन से ये रीअपियर हो जाएंगी, तो ये वैनिश क्विकली, इसीलिए ये शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस हैं। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो दे आर जनरली वीकर देन ऑल द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। कौन सी हमने पढ़ी थी, डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस, जनरली ये तमाम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस से वीक होती हैं। जी, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हर किस्म के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो पोलर हो, नॉन पोलर हो, या मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर गैसेस हो, लेकिन ये सिग्निफिकेंट होती हैं फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कोई डायपोल नहीं होता, पोलर मॉलिक्यूल्स में तो डायपोल होता है जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, और मिक्सचर में भी कहीं ना कहीं आपको डायपोल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंड्यूस्ड डायपोल करके अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इफेक्टिव होती हैं फॉर द अट्रैक्शन। प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बट significant in non-polar molecules। जैसे कि आपके पास नोबल गैसेस आ गई हैं, हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, नॉन पोलर हैं, और इसके अंदर ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगी। नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स विच अफेक्ट द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है क्या, जिसकी साइज की बात हो रही है। उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एक एटम या मॉलिक्यूल में एक न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज भी बढ़ता जाएगा। अब एलडीएफ में हमने कहा था कि हमें डायपोल इंड्यूस करवाना होता है, या इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है वो क्रिएट होता है। वो डायपोल बनाने के लिए हमें इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना पड़ता है या डिस्टॉर्ट करना पड़ता है। डिस्टॉर्शन कब आसान होगी, जब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा। किस तरह से देखते हैं। ये नोबल गैसेस में 8 ग्रुप को डिस्कस करने जा रही हूं, दैट इज ऑफ नोबल गैसेस। हमारे पास इसमें आगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। यहां पर हमारे पास 8 ग्रुप खत्म हो गया। अगर हम साइज की तरफ देखें
तो हीलियम का साइज बहुत स्मॉल है, इसे रेड से देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। हीलियम का साइज बहुत ही छोटा है, नियॉन का उससे बड़ा है, आर्गन फिर उससे ज्यादा, क्रिप्टॉन, ये साइज जो है इंक्रीज होता जा रहा है। डाउन द ग्रुप जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है। जब एटम का साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ता जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इफेक्ट होगी, वो कम होगी। इसी तरह से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम एक मैग्नेट लें और उसके सामने कोई ऐसी चीज रखें जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, फॉर एग्जांपल एक आयरन का पीस लिया मैंने, उसे मैग्नेट फौरन से अट्रैक्ट करेगा। ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, और ये वो आयरन पीस है जिसे मैं इसे अट्रैक्ट करवाना चाहती हूँ। जितना इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतना ही मैग्नेट फास्ट इसे अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर इसके दरमियान मैं एक शील्ड रख दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इसके दरमियान पेपर रख दिया, तो पेपर रखने से क्या होगा कि मैग्नेट का जो इफेक्ट है इस आयरन पीस के साथ ये कम होता जाएगा। वो इसे अट्रैक्ट जरूर करेगा लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं जितना पहले कर रहा था। तो ये जो दरमियान में शेल्स आ जाती हैं ये न्यूक्लियस के इफेक्ट को शील्ड करती जाती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जब इलेक्ट्रॉन्स लूजली अटैच हो जाते हैं, जब एक एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लूज अटैच होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम है, तो उसको डिस्टॉर्ट करना उतना ही आसान होगा। तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब पोलराइजेबिलिटी क्या है? पोलराइजेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं कि एक एटम या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को किस एक्सटेंट तक डिस्टॉर्ट किया जाता है। दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कब इजीली डिस्टॉर्ट होगा? जब एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। तो ये रिलेशन इस तरह से बनेगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड is directly proportional to atomic or molecular size is directly proportional to the polarizability, और जितना ज्यादा एक एटम या मॉलिक्यूल पोलराइज होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। तो सो polarizability will be directly proportional to, यहां पर लिख लेते हैं, directly proportional to the strength of London dispersion forces। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि नोबल गैसेस की बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर हीलियम का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आता है -268, जबकि रेडॉन का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आएगा -61.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, -68 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो आपने देखा कि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपैरिजन टू रेडॉन. रेडॉन का कितना ज्यादा है? -61.8 डिग्री सेंटीग्रेड. क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है. एटॉमिक साइज ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन इजी है. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वो ज्यादा होगी. इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा. ये तो बात हमने डिस्कस की फॉर द नोबल गैसेस. अगर हम यही बात हैलोजेंस के ग्रुप में डिस्कस करें तो वहां पर फिजिकल स्टेट्स भी इफेक्ट हो जाती हैं. यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये सब क्या हैं? ये गैस फेज में हैं. ठीक है. इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस का डिफरेंस होने की वजह से इनके दरमियान बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस आ रहा है, जबकि हैलोजेंस में फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है. देखते हैं. हैलोजेंस पे हमारे पास आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन. ये 7A ग्रुप है. फ्लोरीन का साइज छोटा है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन, फिर ब्रोमीन का बड़ा है और आयोडीन और सबसे बड़ा एस्टाटीन का. तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने चाहिए और ऐसा ही होगा. डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. यहां पे मैं आपको फ्लोरीन की बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू देती हूँ -118 और अगर हम आयोडीन की बात करें तो दैट इज 184 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आप देखें कि जो टॉप पर है उसकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू माइनस में है, मतलब कम है, और आयोडीन की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? पॉजिटिव में. ये ज्यादा है. अब हमने कहा था कि यहाँ पर सारी की सारी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हैलोजेंस जो है ये डायटॉमिक ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी स्टेट्स डिफरेंट हो जाती है. फ्लोरीन, क्लोरीन जो है दैट इज गैस इन फेज. ब्रोमीन आपके पास लिक्विड आ जाता है एंड आयोडीन इज अ सॉलिड. ब्रोमीन का भी हम बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं 58.8 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लोरीन का हमारे पास -34.6 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है. तो ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आयोडीन में सबसे ज्यादा हैं क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज हो जाती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया. अब यहाँ पर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इसकी जो फिजिकल स्टेट है दैट इज द सॉलिड. यानी यहाँ पर आयोडीन के एटम्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं और सॉलिड स्टेट आपको पता है कॉम्पैक्ट स्टेट होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं. ठीक है. इट्स मीन आयोडीन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट इन फ्लोरीन. यहां पर एक और फैक्टर है जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, स्पेशली इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिसिटी. यहां पर स्टूडेंट्स हम एल्केन्स की एग्जांपल लेते हैं या हाइड्रोकार्बन्स आप कह सकते हैं. एल्केन्स क्या हैं? एल्केन्स दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है. दे आर नॉन पोलर. नॉन पोलर होंगे तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स एज अ इंटरमोलेक्युलर फोर्स एक्ट कर रही होगी. अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इथेन की C2H6 इथेन एंड हेक्सेन
और हम डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स का क्या इफेक्ट होता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये इथेन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे पास हेक्सेन के, तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि हेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर मोर, 1 2 3 4 5 6 है और यहां पर 1 2 है। ये इथेन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अंदर आप देखेंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस 2 पॉइंट्स पे है, जबकि हेक्सेन में 6 पॉइंट पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स जितने ज्यादा होंगे या जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल होगा, चेन होगी, उतनी ही ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एक्टिव होंगी, उतनी ही उनकी स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगी। हमने हेक्सेन और इथेन के केस में देख लिया कि हेक्सेन में 6 पॉइंट्स पे लंडन डिस्पर्शन फोर्स एक्ट कर रही है, जबकि इथेन में ओनली 2 पॉइंट्स हैं जहां पर लंडन डिस्पर्शन फोर्स एक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम इन दोनों की फिजिकल स्टेट से भी जज कर सकते हैं कि इनके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। इथेन इज अ गैस whereas हेक्सेन इज अ लिक्विड। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स आपको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। इथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड, whereas हेक्सेन का है 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी देख सकते हैं कि जहां पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा हैं, दीज आर द LDFs, तो वहां बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है और यहाँ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज है। और ये इसकी फिजिकल स्टेट पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, इथेन जो है वो गैस है और हेक्सेन जो है दैट इज लिक्विड। एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं कि एल्केन्स में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता जाता है वैसे वैसे फिजिकल स्टेट चेंज होती जाती है। कार्बन नंबर 1 से 5 तक हमारे पास जो एल्केन्स आते हैं दैट आर गैस इन फेज। इसी तरह से 6 से 10 तक हमारे पास लिक्विड में है। इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। और 10 से ऑनवर्ड्स हमारे पास जिनकी स्टेट आ जाती है दैट इज सॉलिड। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता जा रहा है तो नंबर ऑफ साइड्स फॉर द अट्रैक्शन इंक्रीज करती जा रही हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रहे हैं, इसलिए स्टेट चेंज हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं एज कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड गैस। गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन ये तो बात होगी जहां पर हमने चेन की बात की, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। क्या यही क्राइटेरिया ब्रांच में भी आता है? लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि एन ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन इन दोनों में से किस में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एन ब्यूटेन, ब्यूटा मीन्स 4, इट्स मीन कि 4 कार्बन्स आएंगे यहां पर। और आइसोब्यूटेन, आइसो मीन्स ब्रांच्ड, तो ये हमारे पास ब्रांच्ड आ गई। अब हम इनके 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। जी,
एन ब्यूटेन जो चेन है, स्ट्रेट चेन, इसके अंदर 4 साइड्स पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं और ये स्ट्रेट चेन होने की वजह से एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा क्लोज हो सकते हैं। आइसोब्यूटेन में देखें, अगर मैं आइसोब्यूटेन का एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपके पास, 1 2 3। यहाँ पर आपके पास कितनी थी, 4, 1 2 3 एंड 4। आइसोब्यूटेन में क्या हो गया है, नंबर ऑफ साइड्स फॉर LDF कम हो गई है एज कंपैरिजन टू एन ब्यूटेन। तो यहां पर लेंथ भी ज्यादा हो गई। अब आप देखें इस कार्बन और इस कार्बन का डिस्टेंस ज्यादा हो गया है एज कंपैरिजन टू द स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि ब्रांच में आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया है, तो ये यहाँ पर जो फोर्स है ये मजीद वीक हो गई है। इसको जस्टिफाई करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट से। ये एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास आता है -5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। हमने देखा ये वीक फोर्सेस होने के बावजूद भी किस तरह से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, उनकी स्टेट्स, इन सब को इफेक्ट कर रही हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि ये हर किस्म के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, वो पोलर हो, नॉन पोलर हो या मिक्सचर हो पोलर और नॉन पोलर का। सो दे आर वेरी सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की एक टाइप है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।